हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक चल रही है, इसमें अगला टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये बुक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप चाहे किसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे जीके और जीएस दोनों पूछा जाता है, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खाली 11,000 एमसीक्यू की बात नहीं है। इसमें हम जानते हैं कि टोटल 11,000 एमसीक्यू है, बट जो एक्सप्लेनेशन है उसका की है। मतलब आपको 11,000 एमसीक्यू देखने को मिल रहा है साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये बुक जो है आपको एक होलसम एक्सपीरियंस देती है। कंप्लीट आपको एक पैकेज मिलता है इस बुक के थ्रू। दैट इज़ वाई दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बुक। एंड मैं कवर करा रहा हूँ इसको। हिस्ट्री और पॉलिटी ऑलरेडी इसमें कवर्ड हो चुकी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं कवर करा चुका हूँ। और आज जो टॉपिक है वो है इंडियन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में भी बहुत सारे जो है टॉपिक्स, ऑलमोस्ट 11 टॉपिक जो देख सकते हैं, 12वां है ये। तो 11 टॉपिक मैंने कवर कराया हुआ है, जिसे पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो इंडियन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आज के टॉपिक होने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डू इट राइट नाउ, बिकॉज ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। तो क्रॉप्स से पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल देखते हैं। इन द ईयर डैश इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इशूड स्टाम्प टाइटल व्हीट रिवॉल्यूशन। देखिए, हम जानते हैं कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था भारत में, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था तो वो स्टार्ट ही हुआ था वीट के साथ। तो वीट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एक स्टाम्प जारी किया गया था। उस समय की पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी मैम। ये 1968 में ये काम हुआ था। वीट रिवॉल्यूशन के साथ ही ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन में खाली वीट रिवॉल्यूशन नहीं है, बट स्टार्ट हुआ था वीट रिवॉल्यूशन के साथ। इसके बाद राइस भी आया था, इसमें ऐड हुआ था, और भी बहुत सारे इसमें बाकी के ऐड किए गए थे। तो चलिए, पहले का आंसर है 1968 में। सो इन द ईयर 1968 इंदिरा गांधी, जो कि उस समय की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, सी इशूड स्पेशल स्टाम्प जिसका टाइटल था वीट रिवॉल्यूशन, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित था। अगला सवाल देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। एग्जाम आप क्वेश्चन देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। आंसर होगा इसका महेंद्र लाल सिरकार। तो आंसर है महेंद्र लाल सिरकार वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सिरकार वॉज बंगाली मेडिकल डॉक्टर। क्या थे ये? बंगाली मेडिकल डॉक्टर थे। अगला सवाल देखते हैं। इंडिया लॉस्ट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डैश ग्रोइंग एरिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। तो देखिए, कॉटन ग्रोइंग एरिया जब भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में आज़ादी के साथ ही, तो उस समय जो है पाकिस्तान डोमिनेटेड एरिया में देखा गया था, वेस्टर्न रीजन का पार्ट था, और वहाँ पे ब्लैक मिट्टी और क्लाइमेट कुछ इस तरीके से सूटेबल थी कि कॉटन की खेती काफ़ी अच्छे से हो सकती थी। तो कॉटन का बहुत सारा एरिया हमने खो दिया उस चक्कर में। सो कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड मेनली ग्रोइंग इन पाकिस्तान के पंजाब वाले और भारत के पंजाब वाले रीजन में, दोनों में। इसके अलावा गुजरात में, भारत में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ए मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पंजाब वॉज पार्टीशन, हेंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया इन इंडिया वॉज लॉस्ट। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि वेयर इन इंडिया इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल नोन एज कुरुआ। तो देखिए, स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर, उसको समझने की कोशिश अगर आप करेंगे तो होता क्या है कि ये मेनली ट्राइबल एरिया में किया जाता है, और ट्राइबल लोग ही इसे करते हैं। ट्राइबल क्या करते हैं, जंगलों में एक पैच को क्या करेंगे, वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो उसे काट देंगे, पूरा क्लियर करेंगे, पेड़ पौधों को, बड़े बड़े पेड़ों को काट देंगे, बिल्कुल एक ग्राउंड बना देंगे जहाँ पे खेती की जा सके। तो स्लैश करते हैं, पहले स्लैश करते हैं, फिर उसे बर्न करते हैं, जंगल को जला देंगे। इससे क्या होगा, पूरा प्लेन उनको एरिया मिल जाता है। उसमें वो क्या करते हैं, फिर फसल उगाते हैं, और तब तक उगाते हैं जब उस फसल की उगने की जो कैपेसिटी है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक करते हैं। फिर इसके बाद फॉलो छोड़ देते हैं। इसके बाद जब देखते हैं कि फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, अब जो है फसल नहीं उग पा रहे हैं, तो उस लैंड को फालन छोड़ के, बैरन छोड़ के, वहाँ से अगले एरिया को क्लियर करते हैं, अगले पैच को फिर क्लियर करते हैं। और ये
सीक्वेंस में चलता रहता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है वैसे, बट फेमस काफ़ी है। इसे कुरुआ कहा जाता है झारखंड में। अगला सवाल देखते हैं। कैमेलिया सीनेसिस इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस। कैमेलिया सीनेसिस जो प्लांट है ये टी का एक जो है प्लांट है, ये प्रोड्यूस करता है टी को। टी देखिए भारत में जो है अंग्रेज़ों की देन मान सकते हैं, क्योंकि टी इतना भारत में फेमस नहीं था पहले, बाद में इसे फेमस किया गया। टी इज़ ए वेस्टर्न प्रोडक्ट, वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी ज़्यादा, वेस्टर्न प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, फेमस काफ़ी है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। प्रोडक्ट तो ये भारतीय है मेनली देखा जाए वैसे तो, लेकिन जो आप देखेंगे कि इसका प्रचलन ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रचलन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो होता है, सर्दी होती है, सर्दी का मौसम होता है, लोग चाय की चुस्की लेते हैं जिससे उनके शरीर में गर्माहट आती है, तो वहाँ पे ज़्यादा ये फेमस हो चुका है। बट है प्रोडक्ट जो है भारत का, आंसर होगा टी। इन झारखंड द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड। झारखंड में कुरुआ कहते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, वही प्रिमिटिव यानी कि ट्राइबल लोग ज़्यादातर, मतलब पिछड़े लोग कह सकते हैं। पिछड़े इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स की मतलब गलत सेंस में मत लेना, पिछड़े इन टर्म्स की मतलब उनका जो इवोल्यूशन है अभी भी प्रिमिटिव है, उस मामले में बोल रहा हूँ। तो कुरुआ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। As of financial year 2017-18, which of the following was largest ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो 2017-18 के डेटा के हिसाब से जो है महाराष्ट्र जो है अभी तक भारत का लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ ज्वार प्रोडक्शन। देख सकते हैं एज पर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 महाराष्ट्र वाज द लार्जेस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु। उसके बाद क्या है, कर्नाटका और तमिलनाडु है। ज्वार जो है जिसे सोरगुम भी कहते हैं, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड एंड फॉडर क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अगला सवाल देख लेते हैं। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रॉ जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर होगा। दूसरे नंबर पे बिहार है जूट के प्रोडक्शन में, सबसे नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल और दूसरे नंबर पे है बिहार, भारत की अगर बात करेंगे तो। ठीक है, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल, जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज सुटेबल फॉर वेटलैंड फार्मिंग? वेटलैंड फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे तराई रीजन होगा, पानी दलदली होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है राइस के लिए। हम जानते हैं कि राइस की बुआई भी होती है जब जैसे मानसून आता है, जैसे बारिश होती है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि पूरा खेत को एकदम लेप लगा के फिर उसमें उसकी जो गुच्छे में उसकी जड़ें लगाई जाती हैं ताकि राइस जो है अच्छे से उग सके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वेटलैंड फार्मिंग के लिए राइस के लिए ज़्यादा बेटर होता है। खरीफ क्रॉप है राइस। आगे बढ़ता है, अगला सवाल देखता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप दोनों है ये, ठीक है, एक ही क्रॉप को दोनों में रखा गया है, बट नॉर्थ इंडिया में इसे खरीफ क्रॉप में की कैटेगरी में रखा गया है और साउथ इंडिया में इसे रबी क्रॉप की कैटेगरी में रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा इसका सीसम। ठीक है, सो सीसम जो है सीसमम जो है सीसमम जो है इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप है ये साउथ इंडिया में। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का वेरी करता है, विच सम क्रॉप कैन बी ग्रोन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर इन नॉर्थ, वही सेम क्रॉप जो होंगे वो अक्टूबर से मार्च में साउथ इंडिया में उगाए जा सकते हैं। सो कास्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज ए रबी एंड क्रॉप, जिसे हम सीसमम कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप ऑफ जायद सीजन? जायद सीजन एक ऐसा सीजन होता है, देखिए खेती में आप देखेंगे तो मेनली आपको 3 सीजन दिखते हैं, जिसमें एक होता है रबी सीजन जिसे अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में उगाया जाता है। फिर आता है आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, सॉरी, फिर आता है रबी के बाद आता है फिर खरीफ। खरीफ का जो है वो जुलाई से लेकर जून से लेकर जुलाई के बीच में होती है, इसकी जो बुआई होती है, ठीक है, बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है और फाइनली इसकी कटनी जो होती है वो सितंबर अक्टूबर या फिर अक्टूबर नवंबर कह सकते हैं तक हो जाती है। इसके अलावा जो जायद है, जायद जो है ये इसमें आप वाटरमेलन, मस्क मेलन इस तरीके की चीज़ें देखेंगे, कुकम्बर, बीटर गोर्ड, और इसकी जो खेती होती है वो मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई के बीच में होती है, मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई के बीच में होती है। तो जायद क्रॉप ये है। अगला सवाल देखते हैं। द जायद क्रॉपिंग सीजन इज़ फ्रॉम, तो ये हम जानते हैं
कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में इसे रखा जा सकता है, या फिर मार्च से लेकर जुलाई तक के बीच में भी रखा जा सकता है। तो ये अप्रैल से लेकर जून पे यहाँ पे ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। जायद में हम देखते हैं कि मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकम्बर, इस तरीके के खीरा, ककड़ी, ये सब उगाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और ये दोनों के बीच में आता है, रबी सीजन और खरीफ के बीच में जायद आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जायद क्रॉप। जायद क्रॉप में इसमें कुकम्बर आंसर ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर होगा कुकम्बर यानी कि खीरा, सही आंसर होगा खीरा। द रबी क्रॉपिंग सीजन इज़ फ्रॉम। रबी क्रॉपिंग हम जानते हैं कि इसमें वीट काफ़ी फेमस है, और रबी क्रॉपिंग के लिए जो है थोड़ा सा जाड़े का मौसम बेटर रहता है। तो अक्टूबर नवंबर से लेकर इसका जो है मार्च अप्रैल तक ये सीजन रहता है। तो अक्टूबर से मार्च इसमें ऑप्शन है, आंसर होगा डी। अगला सवाल देखते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप। तो देखिए खरीफ क्रॉप की बुआई जो है जून से लेकर जुलाई के बीच में होती है, बुआई है ये, ठीक है, बुआई है। बट हार्वेस्टिंग का मतलब है कटनी, मतलब फसल जब काटी जाती है तो ये काटी जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में काटी जाती है, आंसर होगा सी। अगला सवाल देखते हैं, द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इज़ फ्रॉम। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि खरीफ जो है जून से लेकर सितंबर के बीच में मान सकते हैं, या फिर जून जुलाई, प्रिसाइजली देखा जाए तो जून ऑब्लिक जुलाई से लेकर इसे सितंबर ऑब्लिक अक्टूबर के बीच में इसको जो है सीजन इसका माना जाता है खरीफ क्रॉप का। मेन इसमें जो है वो राइस आता है, मेनली जो है इसमें राइस आता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो 3 टाइप के क्रॉपिंग तो हम जानते हैं कि रबी क्रॉपिंग होती है जिसमें विंटर्स में उगाए जाते हैं, सरसों हो गया, मस्टार्ड जैसा कहते हैं। इसके अलावा आप तरोई जो है, इसके अलावा आप वीट मेनली। खरीफ क्रॉप में राइस वगैरह है, और वही जायद क्रॉप में देखें कुकम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन जैसी चीज़ें हैं। तो बोरो कोई जो है सीजन नहीं है, बाकी तीनों जो है क्रॉपिंग सीजन है, बोरो कोई सीजन नहीं है एज सच। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज़ येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया एसोसिएटेड विद। येलो क्या होता है, सरसों आप देखेंगे तो येलो आपको दिखेगा, सरसों क्या होता है, येलो दिखता है। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं ऑयल सीड्स वगैरह येलो दिखते हैं, इसीलिए जो है येलो रिवोल्यूशन जो है रिलेटेड है, येलो रिवोल्यूशन जो है रिलेटेड है ऑयल सीड से रिलेटेड है। सो द येलो रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड टू मल्टीप्लाई द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, जिसमें ऑयल सीड्स कहते हैं, स्पेशली मस्टर्ड एंड सीसम सीड, टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए मस्टर्ड आ गया तो इसलिए येलो रख दिया गया इसका। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज डैश फाइबर। जूट को हम जो है गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में नंबर 1 में उगाया जाता है, हमारे स्टेट की बात करें। दूसरे नंबर पे इंडिया का जो स्टेट है जूट के टर्म्स में प्रोडक्शन में वो है बिहार। तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट इज़ ए नेचुरल फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ड्यू टू द शाइनी गोल्डन कलर, इसका जो है कलर होता है। द फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ए स्टेम ऑफ वेरियस जूट स्पीसीज एंड गोज थ्रू अ इलेबोरेट प्रोसेसिंग साइकिल से जाता है, फाइनली जो है जूट का प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल से होकर जाने के बाद। अगला सवाल देखते हैं, द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड। इसे हम एपी कल्चर कहते हैं, जो वीटी कल्चर सॉरी, जो ग्रेप्स वगैरह की कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग होती है उसे हम वीटी कल्चर कहते हैं। अगर बात करें हम पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर फिश से रिलेटेड है। इसके अलावा सिल्वी कल्चर की बात करें तो ये क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा हम बात करें सेरी कल्चर की, तो सेरी कल्चर जो है कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर में सारे वो प्लांट्स हो सकते हैं जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हैं, फ्लावर से रिलेटेड हैं, या फिर फूड मटेरियल से रिलेटेड हैं, हॉर्टिकल्चर में आ जाएंगे। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर की फार्मिंग होती है। हॉर्टिकल्चर में आप देखोगे कि आप जो खेती सब्जी उब्जी उगाने वाली चीज़ें भी इसी में आती हैं हॉर्टिकल्चर में। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू करनाल बंट डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू करनाल बंट डिजीज। तो ये डिजीज जो होती है ये होती है वीट में, वीट में ये डिजीज होती है। हालांकि बायो का सवाल है बट फिर भी एग्रीकल्चर का भी पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू करनाल बंट डिजीज, आंसर होगा वीट। तो करनाल बंट जो डिजीज है वीट में होता है, कॉज बाय फंगस, इसका नाम है तिलेतिया फंगस की वजह से ये होता है, तिलेतिया फंगस की वजह से ये होता है। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ मिलेट। मिलेट की वैरायटी कौन सी है। मिलेट जो होता है
ये एक कोअर्स ग्रेन का पार्ट होता है जो कि काफ़ी हेल्दी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें राज 171 जो है ये एक वेराइटी है मिलेट की। तो राज 171 जो है इट इज़ अ वेराइटी ऑफ मिलेट, इट इज़ ग्रोन इन 85 डेज। इसको 85 दिन लगते हैं पूरा इसको ग्रो होने में, इन द रीजन ऑफ मीडियम प्रिसिपिटेशन, जहाँ पे बारिश जो है मीडियम हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। एंड अदर वेरिएंट्स जो हैं इसके मिलेट के वो आप देख सकते हैं, RHB 30 है, RHB 58, राज बाजरा चरी 2 है। तो ये सब इसके वैरायटी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ओपियम, ओपियम अफीम को कहते हैं। ओपियम जो है वो होता है, ओपियम जो होता है वो करेक्ट आंसर होगा पापावर, पापावर सोमनीफेरम की वजह से होता है, आंसर होगा डी। ओपियम इज obtained फ्रॉम ड्राई latex ऑफ पापावर सोमनीफेरम, इट कंसिस्ट ऑफ 12% ऑफ द मॉर्फिन। अगला सवाल देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर व्हाट डज वर्ड बरानी मीन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर में पूछा है व्हाट डज द वर्ड बरानी मीन। तो बरानी का मतलब होता है रेन फेड फार्मिंग। बरानी का मतलब होता है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग का मतलब है कि वैसी फार्मिंग जो कि रेन पे डिपेंडेंट हो, बारिश आए तो उसको मेनली वहाँ से पानी मिले और वो फिर फसल जो है उगे। इस तरीके की एग्रीकल्चर को जो डिपेंड करती है रेन वाले सीजन, रेन पे डिपेंड करती है, उसे रेन फेड फार्मिंग कहते हैं और उसे ही बारानी भी कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ ऑब्टेन्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ इट्स ऑरेंजेस। तो इसका सही आंसर होगा कुर्ग। कुर्ग जो है ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में, और अपने ऑरेंज मैसूर सिल्क के लिए काफ़ी फेमस है, GI टैग मिल चुका है, आंसर होगा ए। सो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाज फॉर्मुलेटेड बाय इंडियन पार्लियामेंट, 1999 में फॉर्मुलेट किया गया था थ्रू जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा इसे लाया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हेन ए पार्टिकुलर कमोडिटी is grown in any certain region, so producing legal right is handed over to concerned state. अगला सवाल देखेंगे 428 नंबर। कॉटन इज कल्टिवेटेड इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द डैश क्रॉपिंग सीजन। तो कॉटन जो बेसिकली ये पार्ट है खरीफ क्रॉपिंग सीजन का, नॉर्थ इंडिया में पार्ट है, और ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे हो गए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, इसके राजस्थान भी है। सो कॉटन इज ए स्टैपल टेक्सटाइल प्लांट ऑफ गॉसिपियम जीनस का है ये। इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स स्पेशली इन महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अंडर खरीफ क्रॉप में इसको डिमार्केशन इसका किया गया है, मतलब उसी कैटेगरी में रखा गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड ऑफ इंडिया। वाइट गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि वाइट कलर का तो होता ही है। यूजुअली इट इज़ सोन इन जून जुलाई वाले सीजन में बुआई इसकी होती है, और कटनी जो है इसकी हार्वेस्टिंग जो सीजन है वो है इसका सितंबर से लेकर अक्टूबर, तो खरीफ वाले कैटेगरी में आता है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामोम इन इंडिया। कार्डामोम का साउथ में ही प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा, और केरल में होता है कार्डामोम का। सो केरला जो है होल्ड करता है हाईएस्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्डामोम, कोकोनट और पीपर तीनों में। ठीक है, कार्डामोम में भी, कोकोनट यानी कि नारियल, और पीपर में भी, तीनों में नंबर 1 पोजीशन हेल्ड करता है। केरलाज कॉमर्शियल टाउन जो है अल्फूजा, अल्फूजा जो है जिसे LFP भी कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज द वेनाइस ऑफ इंडिया। ठीक है, वेनाइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया फॉर इट्स क्वायर नीटिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए। ऑल्सो कोची जो पोर्ट है इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है, खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं कि जून जुलाई से लेकर इसकी बुआई जो है शुरू हो जाती है, कटनी इसकी सितंबर अक्टूबर में होती है। तो कौन सा ऐसा फसल है जो खरीफ में नहीं आता है। तो देखिए राइस और मेज तो बिल्कुल इनकी जो है खरीफ की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अरहर और सोयाबीन भी उसी में आता है। आंसर होगा सी, वीट एंड बार्ली जो है, वीट एंड बार्ली ये रबी फसल का पार्ट है, और रबी फसल जो है बुआई इसकी स्टार्ट हो जाती है आपको अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, और कटनी जो है इसकी मार्च अप्रैल में इसकी कटनी होती है। तो आंसर होगा इसका वीट और बार्ली जो है एक रबी क्रॉप है, ना कि खरीफ। अगला सवाल देखते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। आंसर होगा इसका ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया के फादर इंडिया में देखा जाए तो MS स्वामीनाथन है। वैसे नॉर्मल बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, ये एक मैक्सिकन ये एक साइंटिस्ट थे
जिन्होंने HYV सीड की खोज की थी, हाई यील्डिंग वैरायटी की। बट आंसर इसमें MS स्वामीनाथन होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए स्टार लगाया गया है क्योंकि इंडिया के बारे में बात की गई है। फादर ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन, वर्ल्ड में देखें तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, बट फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया की बात करें तो MS स्वामीनाथन है। अगला सवाल देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन केस ऑफ। तो इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है इसका वीट में, और वीट से ही स्टार्ट हुआ था, हालांकि राइस में भी, राइस को भी कवर किया गया था, बट HYV सीड बनी ही थी वीट के लिए, बाद में राइस के लिए भी बनाई गई। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो देखने को मिला वीट से रिलेटेड मिला। सो द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज अ पीरियड व्हेन एग्रीकल्चर इन इंडिया इंक्रीज्ड इट्स यील्ड ड्यू टू इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक टेक्नोलॉजी। इट स्टार्टेड इन इंडिया इन अर्ली 1960s में स्टार्ट हुआ था, एंड लेड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन मेनली इन द स्टेट सच एज पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुआ। द मेन डेवलपमेंट वाज हायर यील्ड ऑफ वेराइटी, HYV सीड जो कहते हैं, जो कि नॉर्मन बोरलॉग साहब ने क्या किया, HYV सीड कैसे बनाया, उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से वीट के ग्रेन को जीनोम सीक्वेंसिंग से इस तरीके से मॉडिफाई किया उसके जीन्स को कि उसके जो पौधे हैं छोटे हो जाए, पौधे बौने हो जाए, और वो जो न्यूट्रिशन जो है पौधों का जो साइज का था वो न्यूट्रिशन उसके ग्रेन पे चला जाए, तो मोटे दाने हो जाए और पौधे छोटे हो जाए, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज नोन एज, इसको बोला जाता है तोंग्या सिस्टम। तोंग्या सिस्टम में क्या होता है कि आप रो बना देते हो, ठीक है, रो बना देते हो इस तरीके से, मान लो कोई खेत है, उस खेत में 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो ऐसे जितने भी रो बना सकते हो बना के इस रो में खेती की जाए, फसल लगाया जाए, तो इसे तोंग्या सिस्टम कहते हैं। सो ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बिटवीन प्लांटेड ट्रीज आर वन ऑफ द procedures to avoid the land crisis in India. This process is also known as Tongya farming. In this farming, the farmers plant crops between the forest planted row. अगला सवाल देखते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन इज अ व्हाट। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि बायो फोर्टिफाई वीट आया, तो वीट में क्या करेंगे, विटामिन्स भी मिला देंगे। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्या होता है इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई जाती है। मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। सो बायोफोर्टिफिकेशन इज द आइडिया ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। दिस कैन बी डन ईदर थ्रू कन्वेंशनल सेलेक्टिव ब्रीडिंग और थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया जा सकता है। बायोफोर्टिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग। बायोफोर्टिफिकेशन डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन बिकॉज it focuses on making plant food more nutritious as the plants are growing rather than the having nutrition added to foods when they are being processed. अगला सवाल देखते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया। लैक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है झारखंड, लैक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है झारखंड। सो लैक इज रेसिनस, रेसा होता है इसमें, रेसिनस सिक्रेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ लैक इंसेक्ट के द्वारा ये बनता है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन केरिया लैका यूटिलाइज्ड फॉर लैक प्रोडक्शन इन इंडिया। झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द लैक फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है फिर वेस्ट बंगाल, फिर आता है महाराष्ट्र। इट इज़ यूज टू मेक डाइज एंड बैंगल्स बनाने के काम आता है। फिलिंग ऑफ हॉलो सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट में भी भरने के ये काम आता है लैक। लहठी जिसे बोलते हैं ना, लहठी की चूड़ी, बैंगल में काम आता है। अगला सवाल देखते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन रेफर्स टू। इंटेंसिव कल्टीवेशन कुछ नहीं है दोस्तों, कम लैंड में ज़्यादा लोग जब खेती करें, ठीक है, कम लैंड में, एक ही लैंड में बार बार बहुत ज़्यादा जो है इंटेंसिव यूज करके उसको प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उस चीज़ को कहते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। सो रेजिंग प्रोडक्टिविटी बाय इंटेंसिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड इज कॉल्ड इंटेंसिव कल्टीवेशन। इसमें खूब फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, इसमें लेबर, कैपिटल, मशीनरी, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, हर चीज़ का यूज होगा इंटेंसिव। छोटी सी प्लॉट से आप मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करोगे तो उसे इंटेंसिव कल्टीवेशन में रखा जाएगा।
So intensive cultivation is an agricultural intensification and mechanization system that aims to maximize production from existing land through various means such as heavy use of capital, labor, machinery, pesticide, chemical fertilizers. अगला सवाल देख लेते हैं, विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इंडिया। तो भारत में जो डिपेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर है। आज भी जो है हमारे 41.49% जो वर्कफोर्स है वो completely employed है एग्रीकल्चर में, while the other half was almost evenly distributed among the two sectors, that is industry and service. Although the share of Indians working in agriculture is declining, it is still the main sector of employment. अगला सवाल देखेंगे, which type of water plant scientifically named as Ichornia crassips have become the world's most problematic aquatic weed। ये जो है ये है, इसे कहते हैं ह्यासिंथ। ह्यासिंथ जो है जिसे हम इचोर्निया क्रासिपेस भी बोलते हैं, वाटर ह्याकिंस, वो हरे हरे जो दिखते हैं ना वाटर में, इज वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, because of its very high rate of growth. It can cover the whole surface of water bodies, choke them and cause a threat to the other aquatic life forms। क्या करते हैं, पूरा आप देखोगे ना हरा हरा ऐसा भर देंगे पूरा, ये बहुत डेंजर हो जाते हैं। Which of the following crops is suitable for the dryland farming? dryland farming ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे जो है वाटर की कमी होती है, तो वैसे में रागी जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। ड्राईलैंड फार्मिंग ऑल्सो कॉल्ड ड्राईलैंड dryland farming is the cultivation of crops without irrigation in the regions of limited moisture जहाँ पे होगा। टिपिकली 20 इंच से भी कम जो है प्रिसिपिटेशन होता है यहाँ पे एनुअली। मेजर जो ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स हैं दे आर मिलेट्स सच एज ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह है। ऑयल सीड्स लाइक मस्टार्ड है। रेप सीड्स, पल्स क्रॉप्स लाइक पिजन पी वगैरह है। ग्राम है, लेंटिल है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ मेज एंड ज्वार जो है, 90% ऑफ बाजरा and approximately 95% of pulses and 75% of the oil seeds are obtained from the dryland agriculture। अगला सवाल देखते हैं, बाजरा इज कल्टिवेटेड इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द डैश क्रॉपिंग सीजन। तो हम जानते हैं कि बाजरा एक खरीफ जो है क्रॉप है, ये राइस के साथ साथ उसके आसपास ही उगाया जाता है। तो बाजरा जो है खरीफ क्रॉप है। आप क्रॉपिंग पैटर्न में देख सकते हैं 3 सीजन होते हैं हमारे क्रॉपिंग सीजन की बात करें एग्रीकल्चर में, तो 3 सीजन होते हैं। उसमें एक आता है खरीफ सीजन जिसमें मेन जो क्रॉप्स हैं वो है राइस है, उसके अलावा कॉटन है, बाजरा है, मेज है, ज्वार है, तुर है। और अगर साउथ इंडिया में ही अगर बात करें तो वो भी राइस, मेज, रागी, ज्वार और ग्राउंडनट है। ठीक है, दोनों में बांट दिया गया। रबी क्रॉप जो है जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में माना जाता है, उसमें मेनली जो है वीट, ग्राम, रेपसीड, मस्टार्ड, बार्ले आपके नॉर्दर्न स्टेट्स में, और राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट, ज्वार जो है ये साउदर्न स्टेट में है। इसके अलावा जायद सीजन इन दोनों के बीच में आता है, रबी और खरीफ के बीच में आता है। अप्रैल से लेकर जून के बीच में ये रहता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फॉडर वगैरह इसमें आते हैं नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में जायद सीजन में आपको राइस, वेजिटेबल और फॉडर भी उगाए जाते हैं। 4 से 41वां सवाल देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है दलहन की खेती होती है, यानी पल्सेस की सबसे ज़्यादा खेती जो है मध्य प्रदेश में होती है। इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर भी है पल्सेस का वर्ल्ड में, एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 5th ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में जितनी भी पल्सेस की प्रोडक्शन होती है उसका 20% यानी कि 1/5वां भाग जो है वो भारत में प्रोड्यूस होता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, एंड विच अकाउंट्स फॉर 23% ऑफ द टोटल पल्स प्रोडक्शन इन द कंट्री। पल्स जो होते हैं उसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पे तो आता ही है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गिवन द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियाज ब्रेड बास्केट। भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है
पंजाब में, क्योंकि पंजाब में एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा खेती होती है वीट की, इसीलिए जो है भारत का इसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो पंजाब इज़ द मोस्ट फर्टाइल प्लेस बिकॉज ऑफ 5 ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन, जिसे पंजनाद भी कहते हैं। दस इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वीट। अपार्ट फ्रॉम दिस राइस, शुगर केन भी यहाँ पर होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते हैं। बीइंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ मेन सीरियल टू द कंट्री, पंजाब हैज़ अर्न द टाइटल ऑफ ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसे इंडियाज ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। ग्रेनरी ऑफ इंडिया, इंडियाज ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। पंजाब प्रोड्यूसेस रफली 12% ऑफ द टोटल सीरियल्स प्रोडक्शन इन द इंडिया। द खरीफ सीजन इन इंडिया लार्जली कोइंसाइड्स विद द, तो देखिए खरीफ जो सीजन है मेनली जब मानसून आता है उसके साथ, वो भी साउथ वेस्ट मानसून, नॉट नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, तो इससे एसोसिएटेड नहीं है खरीफ सीजन, क्योंकि इसका जो सीजन होता है ये आपका रिटर्न करता है ये अक्टूबर नवंबर के आसपास में, तो वो सीजन नहीं कोइंसाइड करता है। बट खरीफ सीजन जो है वो कोइंसाइड करता है साउथ वेस्ट मानसून से। इसी साउथ वेस्ट मानसून कब आता है, हम जानते हैं कि जून जुलाई में आता है और अक्टूबर नवंबर में रिट्रीट होने लगता है, तो बिल्कुल खरीफ के साथ ये मैच करता है। सो द खरीफ सीजन इन इंडिया कोइंसाइड्स विद द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है अराइव करता है केरल में 1 जून को, एंड इट क्रॉसेज द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन बाउंड्री 15 जुलाई को ये क्रॉस करता है। द साउथ वेस्ट मानसून स्प्लिट्स इनटू 2 मेन ब्रांचेस, एक अरेबियन सी का ब्रांच हो जाता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल का ब्रांच होता है। हम जानते हैं कि मानसून जब आता है, आप समझने की कोशिश करो, तो वो आता है ऐसे कुछ, यहाँ पे आता है, हिट करता है और यहाँ पे 2 ब्रांचेस बन जाते हैं, एक बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच हो जाता है, एक अरेबियन सी वाला ब्रांच हो जाता है। और बे ऑफ बंगाल वाला इधर से बारिश कराता हुआ आता है और ये इधर जाता है, ऐसे बारिश से दोनों मिल जाते हैं, फिर वापस ऐसे रिट्रीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज डैश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक पैच को पहले क्लियर किया जाता है, ट्राइबल पीपल मेनली इसको करती है, इस पैच को क्लियर करके यहाँ पे खेती करती है, तब तक खेती करती है जब तक ये बैरन ना हो जाए, इसकी फर्टिलिटी कम ना हो जाए, फिर इसे फॉलो छोड़ के, इसे खाली छोड़ के फिर एक अगला पैच क्लियर करते हैं। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है झूम कल्टीवेशन का। अगला सवाल देखते हैं। डैश इज अ लैंड विच हैज़ बीन lying unharvested for more than 5 years and through improvement work it can be brought to farming after rectification। तो इस तरीके के लैंड को कहते हैं कल्टिवेबल वेस्टलैंड। कल्टिवेबल वेस्टलैंड एक ऐसा लैंड होता है विच हैज़ बीन लाइंग अनहार्वेस्टेड 5 साल से छोड़ दिया गया है अनहार्वेस्टेड, एंड थ्रू इम्प्रूवमेंट इसमें फिर से इसको रेक्टिफाई करके इसमें खेती की जा सकती है। अगला सवाल देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रिवोल्यूशन जो है ओशियन से रिलेटेड माना जाता है, ठीक है, तो इसके फादर माने जाते हैं हीरा लाल चौधरी। सो डॉक्टर हीरा लाल चौधरी जो है एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन, दे आर नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान। 1985 से 1990 का बीच का जो प्लान था उसमें ये लाया गया था, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी FFDA। The main objective of this scheme was promotion of fishing as an important activity in order to double the incomes of farmers। अगला सवाल देख लेते हैं, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर हम मानते हैं कि कॉटन को कहा जाता है, वाइट गोल्ड या फिर सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है। तो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो है कॉटन से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर और कोकोआ से रिलेटेड है, क्योंकि लेदर का कलर भी ब्राउन ही होता है, कोकोआ का भी ब्राउन होता है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर में बिहार पे। येलो का रिवोल्यूशन जो है, येलो रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन रिलेटेड है ऑयल सीड से रिलेटेड है, मेनली मस्टर्ड वगैरह को देख के इसका नाम की रखा गया है, क्योंकि मस्टर्ड भी जो है येलो होता है। अगला सवाल देखते हैं, एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट कहाँ पे लोकेटेड है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट होलसेल मार्केट जो है वो लोकेटेड है दोस्तों दिल्ली में। सो दिल्लीज खरी बावली जो है, दिल्ली का खरी बावली जो है इज एशियाज लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट, एंड इट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द 7th century में आया था, डेटिंग बैक टू द मुगल एरा। मुगल एरा के समय से ये चल रहा है
और अभी भी बढ़ा है। द स्पाइस सिनामोन इज़ अ नेटिव टू, सिनामोन जो हम जानते हैं ये आपको नेटिव है श्रीलंका का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है श्रीलंका में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा हमारे साउथ में भी, हमारे देखेंगे केरल तमिलनाडु वगैरह में भी इसकी खेती खूब होती है। सो द स्पाइस सिनामोन इज़ नेटिव टू श्रीलंका, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पाइस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनर बार्क ऑफ ट्री इन द जीनस सिनामोमम। इसकी चाय बनती, दालचीनी बोलते हैं। सिनामोम इज प्राइमरली यूज्ड एज द एरोमेटिक कंडीमेंट एंड फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट इन वाइड वेराइटी ऑफ डेजर्ट्स, स्वीट्स, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स वगैरह में यूज किया जाता है। अगला सवाल देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू पोथर्ब कल्टीवेशन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो होता है ये मेनली रेफर्स टू द वेजिटेबल से रिलेटेड है। इन एक्चुअल इट इज पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, समटाइम्स इंक्लूजन ऑफ कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन में ऑल्सो बी सीन इन पार्ट ऑफ ओलेरी कल्चर। अगला और आखिरी सवाल इस टॉपिक का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ कॉफी बीन्स मेनली प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ कॉफी बीन्स मेनली प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। आंसर होगा अरेबिका। अरेबिका इज अ वेराइटी ऑफ कॉफी बीन्स मेनली प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। सो अरेबिका और रोबस्टा जो है दे आर द मोस्ट नोन वेरिएंट्स ऑफ कॉफ़ी इन होल वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मोस्ट कंजम्पशन की वजह से इसे माना जाता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन अन्नामलाई, बाबा बोदन, नीलगिरी, ब्रह्मपुत्रा, शिवराय हिल्स वगैरह रीजन में यहाँ पे खेती इसकी की जाती है। तो अगला जो टॉपिक है वो इरिगेशन से रिलेटेड है। पहला सवाल देखते हैं, चैनल ऑफ कैनल वेयर वाटर इज फोर्स्ड टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाय अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड। तो होता क्या है कि कैनल, ऐसे कैनल को हम कहते हैं, पहले तो आंसर जान लो, लिफ्ट चैनल कहते हैं। होता क्या है कि पानी ऐसे आया, उसको जमा करेंगे एक जगह, ठीक है, वहाँ से ये फ्लो, मान लो इस तरीके से पानी का फ्लो है, यहाँ से लिफ्ट करके, ठीक है, इसको लिफ्ट करके यहाँ पे लिफ्ट पे एक कैनल निकाल देंगे जिसे हम लिफ्ट चैनल कहते हैं। सो चैनल ऑफ कैनल वेयर वाटर इज फोर्स्ड टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाय अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड लिफ्ट चैनल। इरिगेशन कैनल इज आर्टिफिशियल चैनल होता है, दैट इज मेन वाटर वे दैट ब्रिंग्स इरिगेशन वाटर फ्रॉम ए वाटर सोर्स टू एरिया टू बी इरिगेटेड। खेती के लिए मेनली यूज होता है। अगला सवाल देखते हैं, द एरिया सर्व्ड बाय कैनल सिस्टम। मान लो कोई एरिया है, ठीक है, खेती वाला एरिया है, एक कैनल सिस्टम से, कैनल तो हम जानते हैं कि नदियों से निकाल के बनाया जाता है, तो ऐसा कोई एरिया है जो कि कैनल सिस्टम से हो रहा है, इसको पानी मिल रहा है, इसका सप्लाई आ रहा है वाटर का फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड व्हाट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एरिया को क्या बोलेंगे, ऐसे एरिया को कमांड एरिया कहा जाता है। और कमांड एरिया जो है मेजर कमांड, माइनर कमांड, इस तरीके से बटा हुआ है। सो द एरिया सर्व्ड बाय कैनल सिस्टम थ्रू ए सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड कमांड एरिया। ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड विद द मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट वेयर एरिया इज बेनिफिटेड फ्रॉम द डैम सच एज इरिगेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला सवाल देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रॉप लैंड अंडर इरिगेशन। तो हम जानते हैं कि भारत का ऐसा स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी है वो है पंजाब, वो है पंजाब। क्यों इरिगेशन की फैसिलिटी है, आप देखोगे तो पंजाब जो है आपको, पंजाब, ठीक है, यहाँ पे ये है आपको जम्मू एंड कश्मीर समवेयर, यहाँ पे आपको पंजाब देखने को मिलेगा। ये जो ऐसा लैंड है जो कि पंजनाद मतलब कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज से ये घिरा पड़ा है, ठीक है, इसलिए पानी की तो कोई कमी नहीं है। और पानी की कमी नहीं है तो भाखड़ा नंगल जैसी स्कीम है और तमाम कैनल सिस्टम लाया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है पंजाब का, यानी कि 98.7% जो है टोटल एरिया इरीगेटेड एरिया में आता है। मात्र आप देख सकते हो 1.3% जो है नॉन इरीगेटेड में आता है। तो पंजाब, चूँकि मैंने बताया ना कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी जो नदियाँ हैं वो यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें इरिगेशन की फैसिलिटी है। फिर उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज़। तो ये हम जानते हैं एक ही कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। ये राजस्थान जैसे एक स्टेट में जहाँ पे सुखाड़ पड़ा रहता है वहाँ पे भी खेती करवा देता है ये कैनाल। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है।
सो इंदिरा गांधी कैनाल इज इंडियाज लॉन्गेस्ट कैनाल एंड वर्ल्ड बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है. दिस कैनाल इज 649 किलोमीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ राजस्थान फीडर कैनाल एंड राजस्थान मेन कैनाल एंड रन्स 167 किलोमीटर पंजाब हरियाणा. एक 492 किलोमीटर से रन करता है ये राजस्थान में. ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट में होकर गुजरता है? पंजाब हरियाणा राजस्थान. इट इज़ ए ह्यूज कैनल इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दैट कैरीज वाटर फ्रॉम द हरिके बैराज. कहाँ से लेता है? हरिके बैराज जो है ये एक आर्टिफिशियल बैराज बनाया गया है सतलज नदी के ऊपर. यहाँ से पानी लेके थार डेजर्ट तक ये भेज सकता है पानी, इतना महत्वपूर्ण ये है. अगला सवाल देखते हैं. डैश वाटर यूज इज़ वेरी हाई इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड तमिलनाडु. इसके वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो रहा है, सॉइल भी ख़राब हो रहा है. तो जो है यहाँ पे है अंडरग्राउंड वाटर यूज बहुत ज़्यादा होता है. अंडरग्राउंड वाटर यूज होने की वजह से ऐसे स्टेट जैसे कि पंजाब हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु जैसे स्टेट में वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो नीचे चला गया है. तो अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और ये पानी का यूज़ एक्चुअली यहाँ पे जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. और आज भी अब ये पानी का ओवरफ्लो कर देते हैं, जो खेत है उसमें इतना पानी बहा देंगे ऊपर तक आ जाएगा. इससे क्या है, सैलिनेशन की भी प्रॉब्लम आती है. तो ये दिक्कतें हैं इन स्टेट में, अंडरग्राउंड वाटर की यूज सबसे ज़्यादा होती है. अगला सवाल देख लेते हैं. द माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैव कल्टीवेबल कमांड एरिया अप टू व्हाट. तो मैंने बताया था ना, मेजर मीडियम और माइनर स्कीम्स में बांटा गया है इरिगेशन स्कीम्स को. और मैंने बताया था कि कमांड एरिया क्या होता है. वैसा एरिया जहाँ पे चैनल बना के, कैनल बना के इरिगेशन की फैसिलिटी दी जाए उसे कमांड एरिया बोलते हैं. साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है. जो मेजर जो कैनल एरिया है उनका साइज़ जो होता है 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है. जो मीडियम इरिगेशन स्कीम्स होती हैं उनका साइज़ थोड़ा कम होता है. उनका साइज़ जो होता है वो 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच में होता है. और जो माइनर होती हैं उनका 2,000 हेक्टेयर से बिलो होता है. तो इस तरीके से बांटा गया है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि द माइनर इरिगेशन स्कीम है कल्टीवेबल कमांड एरिया ऑफ अप टू, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, 2,000 हेक्टेयर. आंसर होगा ए. अगला सवाल देख लेते हैं. द हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्यूब वेल्स इन इंडिया इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो ट्यूबवेल सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है. इंडिया इरिगेशन के लिए मेनली इसको यूज भी करते हैं. सो इंडिया इज मैक्सिमम ट्यूबवेल इन द वर्ल्ड. इन इंडिया उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट एरिया होल्ड करता है ट्यूबवेल इरिगेशन के फील्ड में. एंड बिहार में भी है अच्छा खासा ट्यूबवेल का जो है इरिगेशन फैसिलिटी. इट इज़ फॉलोड बाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार वगैरह देख सकते हो. अगला सवाल देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मीन्स ऑफ Which of the following is the largest means of irrigation in India after tube well? ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा. इसके बाद आता है पॉन्ड. दूसरे नंबर पे आता है, नहीं, कैनल्स है क्या? यस, कैनल्स आता है. सो नंबर 1 पे जो भारत में इरिगेशन का सोर्स है वो है ट्यूबवेल या फिर वेल जिसे कहते हैं. 60% भारत में जो लैंड है इससे सिंचाई करते हैं. इसके बाद जो भी सिंचाई की फैसिलिटी है उसमें 29.2% का जो है कंट्रीब्यूशन कैनाल्स का है. सिंचाई की फैसिलिटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम जानते हैं कि वेल का है, ट्यूबवेल का. फिर आता है कैनाल्स का 29.2% और बाकी जो है फिर उसके बाद आ जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, ऑन द अदर हैंड पार्टिसिपेशन ऑफ पॉन्ड्स इरिगेशन में मात्र 4.6% है. अगला सवाल देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा इरिगेशन है जहाँ पे क्या होता है, इजराइल वगैरह में काफ़ी फेमस है कि ये क्या करते हैं कि जो लैंड है, मान लो कि ये रो है और यहाँ पे पौधे ऐसे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ड्रिप की जाएगी. यहाँ पे पानी बिल्कुल जड़ों पे ड्रिप किया जाएगा. ऐसे इरिगेशन को ड्रिप इरिगेशन. इससे क्या होता है, पानी की बचत हो सकती है. सो ये क्या करता है, इट रिक्वायर्स वेरी लेस इंस्टॉलेशन. ये इसका करेक्ट जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है. इट सेव वाटर वेस्टेज. बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन करोगे, बिल्कुल जड़ों में ही पानी दोगे, उतना ही दोगे जितना रिक्वायर्ड है, तो बिल्कुल ये वाटर को जो है सेव करेगा. इट फर्टिलाइजर्स कैन बी यूज्ड विथ हाई इफिशिएंसी. ये भी सही है. इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ये भी सही है, क्योंकि सॉइल इरोजन कैसे होता है, आपने मान लो कि फ्लड इरिगेशन किया, आपने बहा दिया पानी, पूरा खेत है उसमें पानी छोड़ दिया बिल्कुल, तो ये मिट्टी को काट के भी ले जाता है. तो फ्लड इरिगेशन जो है आपके इरोजन का काम करता है. तो ये जो है ड्रिप इरिगेशन इसको प्रिवेंट करेगा. तीनों सही है. सी सही नहीं है, इट रिक्वायर्स वेरी लेस इंस्टॉलेशन. इसके लिए बहुत इंस्टॉलेशन लगाना पड़ता है.
इंस्टॉलेशन कहने का मतलब है कि इजराइल जैसे देश में पौधे के जड़ों तक इन्होंने सप्लाई पहुंचा रखी है पानी की, पाइपलाइंस बिछा के। सो ड्रिप इरिगेशन इज ए टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन यूजुअली इंस्टॉल्ड इन ए फार्मलैंड विद अ विजन ऑफ वाटर कंजर्वेशन के विजन से ये लगाया जाता है बाई अलाउइंग water to drip slowly to the roots of plants either from above or buried below the surface. It requires a heavy installation with network of valves, pipes, tubing, emitters सब लगाना पड़ता है. It prohibits soil erosion and is very helpful in irrigation of unleveled ground. अगला सवाल देख लेते हैं. In which Indian state bamboo drip irrigation system is used for a long time? In which Indian state bamboo drip irrigation system is used for a long time? आंसर होगा मेघालय. मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पार्ट है. सो बम्बू इरिगेशन में क्या होता है कि बम्बू हम जानते हैं खोखला होता है, तो इसमें बम्बू को खोखला बना के उससे पानी ले जाके इरिगेशन कराते हैं. सो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है इट इज़ यूज्ड इन मेघालय. फार्मर्स इन मेघालय हैव यूज्ड बम्बू इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडिजिनस टेक्निक ऑफ ड्रिप इरिगेशन to irrigate their plants for over 200 years. अगला टॉपिक होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री. पहला सवाल देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल? इंडिजिनस का मतलब है भारतीय, लोकल. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा रेड सिंधी. रेड सिंधी जो है इज एन इंडिजिनस डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल जो कि दूध देने का काम करता है. अगला सवाल देखते हैं. द टर्म वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? वाइट रिवोल्यूशन जो है ये दुग्ध या फिर जिसे दूध कहते हैं उत्पादन, मिल्क उत्पादन से रिलेटेड है. वाइट रिवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं जोसेफ कुरियन साहब. सो वाइट रिवोल्यूशन वन ऑफ द बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट मूवमेंट्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1970. द वाइट रिवोल्यूशन हेल्प टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्टिविटी. दूध की इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी थी. एंड मिल्क वाज नाउ सोल्ड एट द कम्पिटिटिव मार्केट. कोऑपरेटिव बना के, जैसे सुधा एक अच्छा एग्जाम्पल है, अमूल एक अच्छा एग्जाम्पल. अच्छा, अगला सवाल देखते हैं. डैश इज़ फेमस फॉर मूगा सिल्क. मूगा सिल्क जो है उसके लिए कौन सा स्टेट फेमस है? वो है आसाम. तो आसाम इज़ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, जिसमें मूगा भी आता है. सेरी कल्चर जो है सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड है, इट इज़ ए साइंस. एंड मूगा कल्चर इज़ इंडेमिक टू द अर्स्टवाइल आसाम एंड इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फेमस गोल्डन मूगा सिल्क इन द वर्ल्ड. अगला सवाल देख लेते हैं. मूगा सिल्क इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो अभी डिस्कस किया था, आंसर होगा असम. दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक था 12th टॉपिक, जिसमें हमने एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर को देखा, वो खत्म होता है. अगला जो टॉपिक आने वाला है वो मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, जिसे अगली वीडियो में कवर करेंगे. बाय बाय.